हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इससे पहले एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑलरेडी, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसी के साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बताया गया है और हमें उस फंक्शंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एनर्जी, ऑक्सीजन, एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस क्या है और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, एनर्जी कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें उसमें इन डिटेल बताई गई है। सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाके वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये है एक तरह का पूरा एक प्रोसेस है जो आपको पूरा इन डिटेल देखना है, विदाउट स्किप किए वीडियो, विदाउट भगाए वीडियो को, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था कल ही कि 3 मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, राइट। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन्स और एक होता है लिपिड्स। सो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कैसे होता है बॉडी में, कैसे वो ऑक्सीडाइज होता है। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है मैंने कि ऑक्सीडाइज क्या होता है, कि जो फूड पार्टिकल जो हम ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन होता है। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, उसके बाद प्रोटीन्स एंड उसके बाद लिपिड्स। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स। सो मैंने कल ही बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका मतलब और कुछ नहीं होता, बट हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, चाहे वो राइस हो, पोटैटो, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उससे हमें एक ही चीज़ मिलती है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, वो है ग्लूकोज, क्योंकि उससे हमें मिलता है एनर्जी। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो ग्लूकोज है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो कैसे ब्रेक डाउन होता है और हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, जो मेन काम क्या है ग्लूकोज का, एनर्जी, वो कैसे रिलीज होता है। उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स दिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और फिर हमें कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है। सो अगर कार्बोहाइड्रेट को हम देखेंगे तो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं CHO, जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जहाँ पे भी आप लोग को CHO दिखे समझ जाना मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ। सो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ओके, यहाँ पे ध्यान देना, अगर 1 ग्राम ऑफ हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, अगर हमने समझो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी दे रहा है, तो वही अगर हमने 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो कितना किलो कैलोरीज देगा, 400 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ऐसे ही मतलब आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे डाइटिशियंस होते हैं, डाइटिशियंस या फिर जब हम लोग स्पेशली जब हम लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो लोग उसमें बोलते हैं कि आपको इतना इतना किलो कैलोरीज बर्न करना है या फिर आपको इतना इतना किलो कैलोरीज लेना है। तो ये सारा कैलकुलेशन हमारे बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो ऐसे ही हमें मतलब लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लोग बता रहे हैं कि आपको इतना लेना है, तो अकॉर्डिंग लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना याद रखना है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये चीज़ फिलअप में आ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। सो आंसर इज 4 किलो कैलोरीज। अभी हम देखने वाले कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, मतलब जो ग्लूकोज हमने लिया है बॉडी में, जो ग्लूकोज चला गया है वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होगा और हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप है TCA साइकिल एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो ये 3 स्टेप से ग्लूकोज गुजरता है, मतलब ये तीनों स्टेप से ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होते होते हमें एनर्जी रिलीज करता है। सो फर्स्ट हम देखने वाले ग्लाइकोलाइसिस। सो जैसे ही वर्ड का मतलब वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 वर्ड कंबाइंड है, एक है ग्लाइको और एक है लाइसिस। सो यहाँ पे मैं लिखा है कि ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब क्या, ग्लूकोज। और कहीं पे भी बायोलॉजी में कहीं पे भी लाइसिस का वर्ड अगर आ गया, मतलब कहीं पे भी आपको लाइसिस दिख गया, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि ब्रेक डाउन की बात करें। किसकी बात करें, ब्रेक डाउन, मतलब वो चीज़ को हम तोड़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे भी लाइसिस आया उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो अभी आप लोगों को समझ गया रहेगा कि ये स्टेप में हम क्या देखने वाले कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। सो इसलिए स्टेप का नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रोसेस की, प्रोसेस क्या है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होता है। अभी हम इमेजिन करते हैं, सपोज मैंने राइस खाया, ठीक है। सो मैंने राइस खाया, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट, कार्बोहाइड्रेट है। तो बॉडी में वो जाएगा, उसके बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो सपोज मेरे बॉडी में ग्लूकोज आ गया, ठीक है। फिर जैसे ही ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाएगा, ये जो सारा प्रोसेस है ना, एक चीज़ याद रखना, ये सारा प्रोसेस सेल में होता है। कहाँ पे होता है, सेल में, ठीक है। ये प्रोसेस सारा सेल में होगा, ठीक है, सेल में होगा ये प्रोसेस। सो हमें ग्लूकोज मिल गया, तो ग्लूकोज पहले इस स्टेप 1 में जाएगा जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और हमें क्या मिलने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ग्लूकोज, अगर एक ग्लूकोज हम कंसिडर करेंगे तो एक ग्लूकोज हमें 2 मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें क्या मिलने वाला है, पायरुविक एसिड।
क्या है वो, पायरुविक एसिड, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, जो कि मेन क्या है, ATP तो हमने बताया था कि ATP क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमें चाहिए, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो अगेन एक बार रिवाइज करते हैं कि 3 स्टेप्स है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का। क्या है 3 स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। सो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि क्या, ग्लूकोज ब्रेकडाउन। तो प्रोसेस क्या है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो जिससे हमें जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, स्टेप 1 होगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, NADH2, ATP जो कि क्या है, एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ATP क्या है, एनर्जी है जो हमें मेन चाहिए, ओके। एंड हमें साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी मिलेगा, ठीक है। अभी फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है कि NADH2 का फुल फॉर्म क्या है, NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वंस अगेन रिपीट विथ मी, NADH2 क्या है, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो ये NADH2 है। ATP का तो सबको पता होगा कि ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। FADH2 क्या है, FADH2 का फुल फॉर्म है, ये यहाँ पे नहीं है आई नो, बट नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा FADH2 नेक्स्ट प्रोसेस में। सो FADH2 का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या है, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ओके। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। सो हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा था, ओके, कि ग्लाइकोलाइसिस होने पे हमें क्या मिलता है, कि जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस स्टेप 1 होता है तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, NADH2, ATP एंड वाटर। तो अभी हमें ये सारी चीज़ों को फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, फिलहाल के लिए भूल जाओ। अभी हम पायरुविक एसिड पे फोकस करते हैं कि पायरुविक एसिड का फर्दर क्या होता है। तो ये जो पायरुविक एसिड है ये फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है जो बॉडी में आगे जाके बहुत इसके मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना कि जो पायरुविक एसिड है जो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में फॉर्म हुआ है, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। दिस को/A का मतलब होता है कोएंजाइम A, ठीक है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि आपको याद रखना है कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सेल में, और सेल में भी कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, तो इसके आजू बाजू जितना भी फ्लूइड होता है, जैसे मैट्रिक्स होता है, राइट, फ्लूइड होता है। तो अगर ये सेल है तो ये जो रहता है ये साइटोप्लाज्म रहता है, यानी कि क्या, जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड है सेल का। तो ये सारा प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। अब हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड स्टेप की ओर, जो कि क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एज वेल एज इसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो साइकिल है ये डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, और उसका नाम था सर हैंस क्रेब। उसका नाम क्या था, सर हैंस क्रेब, ठीक है, उनका नाम था सर हैंस क्रेब, इसलिए साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके टोटल 2 नाम है, एक या तो हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, या तो हम क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आप लोगों को एक लिंक करने में पॉसिबल हो कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम है फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। तो क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये सेकेंड स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। कहाँ पे एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल का पार्ट है, ठीक है, एक सेल का क्या है, पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर करता है सेल में। सो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये देखना है। तो जैसे इसने एंटर कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ पे फॉर्म हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, यहाँ पे वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है उसके साथ बहुत सारे चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मतलब से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर यूटिलाइज हो जाएगा, और जैसे ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें थर्ड स्टेप में क्या मिल रहा है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है A है
ये ब्रेक डाउन होकर हमें देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2 एंड FADH2। FADH2 का फुल फॉर्म क्या था, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे थर्ड स्टेप में मिलता है। ठीक है, अभी सो आई होप सो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप अच्छी तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि थर्ड स्टेप हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, NADH2 एंड FADH2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, ये कहीं ना कहीं हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब जब हम एक्सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल कर ही देते हैं, बट जो वाटर होता है वो भी थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप एक वेट या फिर एक नॉर्मल सा हैंकरचीफ लेके अगर आप अपने माउथ को कवर करके एक्सेल करोगे, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे, मतलब सांस बाहर छोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मॉइस्ट फील होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो CO2 एंड वाटर फॉर्म होता है वो हमारे रेस्पिरेशन से बाहर चले जाता है, और बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो हमारे सेल में यूटिलाइज होते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी कर लो, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। इसके बाद का हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइज, अब हम देखते हैं ये डायग्राम जो आपके पेज नंबर 14 पे दिया गया ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, बट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि ये डायग्राम एग्जैक्टली क्या शो करना चाह रहा है, मतलब क्या बता रहा है आपको। तो ये डायग्राम में हमने TCA साइकिल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आप चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो कि ब्लू से ड्रॉ किया है। ठीक है, सो ये है आउटर मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर में है, एंड जो ब्लैक में वो इनर मेम्ब्रेन। तो ऐसे 2 मेम्ब्रेन होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ये जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ऐसे, ये फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे ये शो किया गया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो पायरुविक एसिड है, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप 1 है, वो कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, राइट। और बाकी का सारा स्टेप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो पायरुविक एसिड है यहाँ पे ऐसे इसलिए दिखाया है क्योंकि ये एंटर कर रहा है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो पायरुविक एसिड यहाँ पे एंटर कर रहा है, साथ ही साथ ये जो पायरुविक एसिड एंटर कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो अब ये फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, TCA साइकिल करके एक चेन ऑफ रिएक्शन होता है जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड FADH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ इसमें फॉर्म होता है जब TCA साइकिल होता है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो क्या फॉर्म करता है, NADH2, CO2 एंड FADH2। तो इसमें जो CO2 और जो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है वो क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो तो हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं। बट अब ये जो NADH2 और FADH2 फॉर्म हुआ है इसका क्या होता है, राइट। तो इसका हम देखने वाले स्टेप 3 जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जितने भी चाहे वो स्टेप 1 हो स्टेप 2 हो, जितने भी NADH2 और FADH2 फॉर्म हुआ है, राइट। स्टेप 1 में NADH2 फॉर्म होता है, स्टेप 2 में NADH2 और FADH2 दोनों फॉर्म हुए। ठीक है, तो जितने भी NADH2 और FADH2 फॉर्म हुए स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं स्टेप 3 में। तो जितने भी NADH2 और FADH2 फॉर्म हुए हैं ये सारे स्टेप 3 में इन्वॉल्व होते हैं, और इनका काम क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर एक NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, ठीक है, एक अगर NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है तो वो कितना एनर्जी मॉलिक्यूल देता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, वही अगर एक FADH2 है तो वो कितना देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देगा। तो अगर हम यहाँ पे मान के चले कि समझो यहाँ पे बहुत सारे NADH2 और FADH2 फॉर्म हुए हैं, तो अगर यहाँ पे समझो 2 NADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म है तो टोटल वो कितना देंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देंगे। अगर वही यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 फॉर्म है तो लोग कितना मॉलिक्यूल्स देंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देंगे, यानी कि मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पे जितने भी NADH2 और FADH2 फॉर्म हुए ये क्या करते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो एक NADH2 3 मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और एक FADH2 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा ऑफ ATP। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होते हैं, राइट, एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगा। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझा हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, जो कि हमने किस में देखा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। जस्ट बिकॉज ये किसके अंदर हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हम एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जहाँ पे भी CO2 एंड वाटर फॉर्म हो गया इट मीन्स वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है,
तो ये सारा जो रिएक्शन है वो हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, कि मतलब ग्लूकोज कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज हो रहा है और हमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।